चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, कोई हम दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं जिसको हम डिनोट कर लेते हैं ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is given by the third side of triangle in opposite order। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। ये तो आ गई इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। देखो क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन दी सेम ऑर्डर। देखो ऐसे, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसने कहा ए और बी साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया। अब इसका मतलब देखो क्या लिखा, टेकन इन दी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब ये देखो दोनों का मैंने सेम ऑर्डर ले लिया, ठीक है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, दोनों का मैंने क्या ले लिया, सेम ऑर्डर, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड, और जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, इसको हम इस ऐसे रखेंगे, अपोजिट ऑर्डर बोला है ना इसने, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो बनेगा a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इसको ए बी सी लेता हूं तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब ए बी हमने क्या लिया, ए वेक्टर, और बी सी लिया बी वेक्टर, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड के बराबर हो, और उसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। सेकेंड लॉ आता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहता है, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये कहता है अगर हमारे पास कोई दो एडजेसेंट साइड होगी, ये ए बी और बी सी, इसको हम ए वेक्टर रखते हैं और इसको भी हमने सेम ऑर्डर में रखना है, ठीक है। देखो मैंने दोनों को सेम ऑर्डर में रख दिया। जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वो डायगोनल का इन दोनों का सम जो होगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी स्टेटमेंट कहती है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी are represented by the two adjacent sides of a parallelogram। ये देखो ये होती है adjacent sides, ठीक है, of a parallelogram। then इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। ये देखो
ये मैंने ले ली दो एडजेसेंट साइड, इस वेक्टर को ए कह लिया, इसको बी कह लिया, और जो इसका डायगनल होगा उसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये देखो मैंने अपोजिट ऑर्डर में लिया, तो इसका डायगनल क्या होगा, ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और ये जो ए सी होगा, ए बी देखो किसके बराबर है, ए बी है ए वेक्टर के बराबर और बी सी है बी वेक्टर के बराबर। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी आती है कि ये कॉमोडेटिव होता है। कॉमोडेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको कहेंगे हम कॉमोडेटिव। नेक्स्ट ये एसोसिएटिव भी होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ए वेक्टर में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, तो हम कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये जो जीरो होता है इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स। इनवर्स मतलब कि ए में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए, वो वेक्टर कौन सा होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसका मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो हमने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब कांस्टेंट। तो जैसे देखो, अगर ये कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, अगर मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने मान लो स्केलर हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर डबल हो जाएगा, है ना, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वेक्टर ए है, इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर इसका हाफ हो जाएगा, है ना। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो ये एक 3D प्लेन लेते हैं, x y z, और ये ले लेते हैं हम o, और ये एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था ना, तो ये मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया OP, ठीक है। अब देखो जो ये जो x होता है ना, x के साथ हम बोलते हैं इसको I, y में इसको लेते हैं J, और z में इसको लेते हैं K, ठीक है। अब हमें क्या करना है, OP डिफाइन करना है। देखो OP क्या डिफाइंड होगा, OP बनेगा xi, x के साथ वाले को हम रखेंगे xi, y के साथ वाले को yj, और प्लस z के साथ वाले को zk। ये बन गया हमारा, इसको स्मॉल z करना, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मतलब एक वेक्टर को i j k में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड किसका, OP का। देखो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइंड होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ आपने मॉडुलस लगा देना है, और इसके लिए क्या करना है, अंडर रूट डालना है, इन सबका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यूनिट वेक्टर। अब आप सोचोगे यूनिट वेक्टर तो हमने पढ़ा हुआ है, वो तो ठीक है, यूनिट वेक्टर में देखो क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये तो आप सबको पता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं ए कैप से।
किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स आई वाई जे जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड ये है, वो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। देखो इसमें क्या करेंगे, एक 3D प्लेन ले लेते हैं x y z और इसको O रख लेते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हैं तो मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं P ले रहा हूँ, x1 y1 z1 इसका नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे Q रख रहा हूँ। तो इस पॉइंट को ले रहा हूँ x2 y2 z2। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो इन दोनों को ज्वाइन करो और हमें क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, इस वाले को और इस वाले को मैं सेम ऑर्डर में रख रहा हूँ। देखो दोनों का ऑर्डर मैंने सेम रख लिया, और इस थर्ड साइड का अपोजिट ऑर्डर रख रहा हूँ। तो हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है कि जो थर्ड साइड का अपोजिट ऑर्डर है ओ क्यू, वो हो जाएगा दोनों सेम ऑर्डर का सम, वो हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू। यही कहता है ना ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। अब हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ पी को इधर ले आओ, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये पॉइंट है 0 0 0। ठीक है, अब हमें निकालना है ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर मैंने अभी आपको ये इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ओ क्यू वेक्टर कैसे सिखाया था। उसमें क्या लिखते थे, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, माइनस, और ओ पी वेक्टर को देखो हम कैसे लिखेंगे, x1i y1j z1k। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा x2i y2j प्लस z2k, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये बनेगा माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k, यही बनेगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है i, तो ब्रैकेट में बचेगा x2 माइनस x1, और ये था y2। इन दोनों में j कॉमन है तो यहाँ बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, मैंने इस वाले में और इस वाले में कॉमन निकाला। नेक्स्ट ये और ये दोनों में k कॉमन, तो क्या बचेगा z2 माइनस z1 और k। ठीक है, अगर आप देखो, अगर हमें वैसे पी क्यू निकालना हो, अब आगे जब हम एक्सरसाइज में करेंगे ना, वहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो अगर ये P दिया, ये क्यू दिया, तो देखो पी क्यू निकालने के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। ठीक है, अब हम इसको आगे डायरेक्टली निकालेंगे। अच्छा, अगर हमें पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना हो, पी क्यू का क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा हमारा पी क्यू का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो वेक्टर्स में कैसे निकालेंगे, ये मान लो x है, ये y, ये z। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, इस पॉइंट को हम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं a वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, a वेक्टर। इसी तरह हम यहाँ पे Q लेते हैं पॉइंट, और इसको बोलते हैं b वेक्टर। ठीक है, ये मान लो ऐसे, समझे यहाँ तक। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, इसको रखते हैं r, क्या रखते हैं, r वेक्टर। ठीक है, अब हमें
हमें निकालना है ओ आर वेक्टर। क्या निकालना है? ओ आर। ठीक है, देखो इस वाले को ना मैं एन रख रहा हूँ, ये एन रख रहा हूँ और ये एम रख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एन रख दिया, क्यू आर को एन ले लिया और आर पी को मैंने एम ले लिया। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पहला केस ले रहा हूँ इंटरनली। इंटरनली मतलब ये जो पी क्यू के बीच में मैंने आर रखा हुआ है, ठीक है, अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट केस लूंगा कि आर को बाहर रखूंगा, ठीक है, तभी इसको इंटरनली बोला। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये हो गया इंटरनली का फॉर्मूला। इसके बाद यही अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में देखो क्या करेंगे, यही सेम फिगर बनाएंगे फिर से। इस बार मैं आर को बाहर रखूंगा। ठीक है, ये मान लो ओ क्यू पी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और आर को देखो मैं बाहर रख रहा हूं। ठीक है, इस केस में ये पूरा एम हो जाएगा और ये आर क्यू हो जाएगा एन। तो यहां पे फॉर्मूला हमने क्या याद रखना है, ओ आर इक्वल टू, जब एक्सटर्नली का केस होगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ये आपको एक्सटर्नली के केस के लिए याद रखना है। ठीक है, और लास्ट आता है मिड पॉइंट। देखो अगर हमें अब क्या निकालना है नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ, मान लो मैं पहले बना देता हूं फिगर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इस पॉइंट को रख लेते हैं पी, या इसको कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ए बी रखो, और इसको रखते हैं आर। आर इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ आर, जिसको हम ओ आर भी लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली के लिए ये, एक्सटर्नली के लिए ये, और मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे टॉपिक खत्म। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया। हमें इन तीनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड ए का कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लिखना है आपको और इनके कोफिशिएंट का स्केयर करना है। यहां पे आई का कोफिशिएंट है 1, स्केयर करते जाना है। जे का कोफिशिएंट है 1, उसका स्केयर करना है, और के का कोफिशिएंट है 1। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बी का निकालेंगे। बी का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, इसका स्केयर करना है, ये 2 का स्केयर, जे का कोफिशिएंट -7 और के का कोफिशिएंट -3। ठीक है, ये कितना बनेगा, 4 49 प्लस 9। तो कितना हो जाता है ये, 49 प्लस 4 53, 53 प्लस 9 62। ठीक है, 63, 49 प्लस 4 62, सॉरी। अब ऐसे ही सी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। इनके कोफिशिएंट का स्केयर करना है, 1/√3 का स्केयर, फिर यहां पे भी 1/√3 का स्केयर, और यहां पे -1/√3 का स्केयर। तो इसका स्केयर करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा। एलसीएम देखो तीनों का सेम है, तो ऊपर भी सेम आएगा, 1 + 1 + 1 3, तो ये कैंसिल, तो √1 1 होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 वेक्टर अलग अलग लिखने हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। जैसे मान लो कुछ भी ले सकते हैं, i + j + k, ये ले लिया। ठीक है, और b वेक्टर ले लो, i - j - k। देखो दोनों वेक्टर अलग अलग है ना,
ये दोनों प्लस है और ये माइनस माइनस है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है। इसका कोफिशिएंट है i का 1, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट 1। आप इसको सॉल्व करना, √3 आ जाएगा। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड निकालो। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -1 और इसका -1। ये देखो ये भी √3 आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसी एग्जांपल दे दी डिफरेंट वेक्टर्स की, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें 2 वेक्टर्स लिखने हैं, उनकी डायरेक्शन लेकिन सेम होनी चाहिए। तो एक ये ले लो, ए वेक्टर को लेंगे तो ए वेक्टर को ले लेते हैं हम i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और बी वेक्टर को ले लेते हैं हम 4i 4j 4k। देखो दोनों वेक्टर मैंने डिफरेंट ले लिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी दोनों की सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y निकालना है सो डैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। हमें ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, हमें x y निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया। अब आप क्या करो, i वाले को i से कंपेयर करो, तो x कितना हो जाएगा 2, और j वाले को j से कंपेयर करो तो y हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो देखो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को a ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट को, और b को ले लेते हैं -5 7। अब हम सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ये ए वेक्टर, ये ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और ये, ठीक है। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। तो -5 और 2 ये माइनस करेंगे, -5 -2, इसके साथ आपने रखना है i, फिर 7 -1 इसके साथ रखना है आपने j। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा -7i + 6j, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, स्केलर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, स्केलर कंपोनेंट का मतलब जो बिना i और j के हो, तो r, वो आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिख देना है। i का कोफिशिएंट -7 और j का 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें पूछा है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या रखना है, उसमें i और j इसके साथ रख देने हैं, क्या होंगे वो, -7i एंड 6j। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया, हमें इन तीनों का क्या करना है, सम निकालना है। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख रहा हूँ i -2j + k, फिर यहाँ पे b की -2i + 4j + 5k, और यहाँ पे c की। अब आप क्या करो, i वाले को i के साथ ऐड, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। देखो कैसे, पहले i वाले देखो कहाँ पे है, ये और ये, i + i 2i में से 2i गए तो ये बचेगा 0i। नेक्स्ट j वाले, ये और ये, -2j और +4j, कितना बचेगा, 2j -6j -4j। अब k वाले, ये और ये, k + 5k 6k में से 7k गए -k। तो आप ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए
ए दिया हुआ है हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है। अब मैंने आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी ना, क्या बताई थी, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है 1 और के का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए कैप में ये वैल्यूज डाल दो। ए वेक्टर की वैल्यू देखो क्या, आई प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू √6। अब आप इसको अलग अलग करके लिख दो तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√6 आई 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, यहाँ पे ना मैंने 1 रख लिया तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।